नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अष्टकूट मिलान के 8वें बिंदु, जो कि अंतिम बिंदु भी है, जिसका नाम है नाड़ी। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने महसूस किया होगा या आप जानते भी होंगे कि जब अपन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो अधिकतर वो हमारी नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी अपनी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य ने यदि जन्म लिया है तो ऐसा माना गया है कि उसकी 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, वात, पित्त और कफ। समझिएगा थोड़ा सा पहले इसको, वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। अब जो वैद्य हैं वो आपकी नाड़ी चेक करेंगे। मान लीजिए आप पित्त प्रधान प्रकृति के हैं, आपकी जो तासीर है शरीर की, वो पित्त प्रकृति की है। सभी की तासीर अलग अलग होती है, कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है। अब मान लीजिए कि आपकी जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति की है, ठीक है। तो अब वो जो वैद्य हैं वो क्या करेंगे, आपकी नाड़ी चेक करेंगे। आपकी यदि पित्त प्रकृति है और पित्त नाड़ी ज़्यादा चल रही है तो वैद्य आपको कहेंगे कि भैया आप जो है पित्त प्रधान वस्तुओं का सेवन ना करें। आप ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करें जिनसे कि पित्त बढ़ता हो, पित्त में वृद्धि हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ऐसे भी समझते हैं ज्योतिष में कि ऐसा माना गया है कि मनुष्य ने जन्म लिया है, किसी न किसी नक्षत्र में ही मनुष्य का जन्म हुआ है, और उसके अनुसार मनुष्य की 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। कौन कौन सी नाड़ियां होती हैं? आदि, मध्य और अंत। प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार की 3 में से किसी एक नाड़ी में ही जन्म लेता है। मतलब कि मनुष्य की या तो आदि नाड़ी होगी, या मध्य नाड़ी होगी, या अंत नाड़ी होगी। इसका निर्धारण कैसे होगा? ये चार्ट बना हुआ है, इसको समझिएगा। यदि आपका जन्म अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपकी नाड़ी आदि है। यदि आपका जन्म भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी मध्य नाड़ी है। आगे देखिए, यदि आपका जन्म कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रवण और रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब कि आपकी अंत नाड़ी है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। आप अपनी कुंडली देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी नाड़ी क्या है। और अब हम देखते हैं कि अष्टकूट मिलान में नाड़ी जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और अंतिम बिंदु है, और इसको जो है 8 नंबर दिए गए हैं। समझिएगा, कुल अंक कितने दिए गए हैं? 8। जब हम अष्टकूट मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा अंक इसी नाड़ी को ही दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जो विवाह का उद्देश्य होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है वंश वृद्धि। तो यदि आपकी नाड़ी नहीं मिल रही है, आपकी नाड़ी में 0 अंक मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्थ की समस्याएं होंगी, और ऐसी भी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं जिससे कि आपको संतान ना हो। ये कई कुंडली को देखने के बाद अनुभव में आया है कि जिन वर और कन्या की कुंडली में इस तरह के दोष होते हैं, नाड़ी दोष होता है, उन्हें संतानहीनता जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष की पुस्तकों में भी ऐसा लिखा है। तो हम देखते हैं कि इन्हें संभावित अंक कितने कितने मिल सकते हैं। संभावित अंक 8, या तो 8 में 8 मिलेंगे या 8 में 0 मिलेगा। अब कब हमको 8 मिलते हैं, कब हमको 0 मिलते हैं, इसको भी समझिएगा। मान लीजिए यदि आपकी वर और कन्या दोनों इसी नक्षत्र में जन्म लिए हैं, दोनों की नाड़ी आदि है, वर की नाड़ी भी आदि है और कन्या की नाड़ी भी आदि है, तो हम उन्हें 0 अंक देंगे, ठीक है। समझिएगा फिर से, यदि वर और कन्या दोनों की नाड़ी मध्य है, दोनों ने इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया है, तो भी उन्हें हम 0 अंक देंगे।
यदि वर और कन्या दोनों ने इन नक्षत्रों में जन्म लिया है, अर्थात दोनों की ही नाड़ी अंत है, तो भी हम उन्हें 0 अंक देंगे। एक चार्ट के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। तो अच्छा मिलान क्या होता है? मतलब कि वर और कन्या दोनों की नाड़ी अलग अलग हो, एक की नाड़ी आदि हो, एक की नाड़ी मध्य हो, एक की नाड़ी मध्य हो दूसरे की अंत हो, एक की अंत हो दूसरे की आदि हो, मतलब कि एक जैसी नाड़ी वर और कन्या की नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही नाड़ी होगी तो उन्हें फिर संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम एक चार्ट के द्वारा देखते हैं। इस तरफ वर का देखेंगे और इस तरफ कन्या का। वर की नाड़ी, अब हम देखेंगे यहां पर यदि लड़का भी आदि नाड़ी है, लड़के की नाड़ी भी आदि है और कन्या की नाड़ी भी आदि है, दोनों एक ही नाड़ी के हैं, तो यहां पर उनको 0 अंक दिया जाएगा। दोनों की नाड़ी एक ही नहीं होनी चाहिए, दोनों का नक्षत्र जो है अलग अलग होना चाहिए। एक की नाड़ी मध्य हो, एक की नाड़ी आदि हो, एक की नाड़ी मध्य हो, एक की नाड़ी अंत हो, ऐसा मतलब होना चाहिए। तो यदि दोनों की नाड़ी यहां पर आदि होगी तो उन्हें 0 अंक मिलेंगे। वर की नाड़ी मध्य है और कन्या की आदि है तो उन्हें पूरे पूरे 8 में 8 अंक दे दिए जाएंगे। वर की नाड़ी अंत है, कन्या की आदि है तो भी 8 में 8 अंक दे दिए जाएंगे। वर की नाड़ी आदि है, कन्या की मध्य है 8 नंबर, वर की भी मध्य है, कन्या की भी मध्य है, तो यहां पर 0 अंक मिलेंगे। वर की नाड़ी अंत है, कन्या की मध्य है, पूरे 8 में 8 अंक। आगे देखिए, वर की नाड़ी आदि है, कन्या की अंत है, 8 में 8 अंक। वर की नाड़ी मध्य है, कन्या की अंत है, तो यहां पर 8 में 8 अंक। और देखिए, यदि वर की नाड़ी भी अंत है और कन्या की नाड़ी भी अंत है तो हम यहां 0 में 0 अंक देंगे। मतलब कि दोनों की नाड़ी एक ही नहीं होनी चाहिए, वर और कन्या की नाड़ी अलग अलग ही होनी चाहिए। यदि वर और कन्या की नाड़ी एक ही होगी तो ऐसे में ज्योतिष जो है सलाह देते हैं कि इस विवाह को ना किया जाए, क्योंकि आगे चलकर वर और कन्या को, भावी दंपत्ति को संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे परिहार, क्या क्या परिहार हो सकते हैं। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब मान लीजिए कन्या का जन्म भी अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मान लेते हैं अपन, और वर का जन्म भी अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। वर और कन्या दोनों का नक्षत्र एक ही कन्या का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है। अब क्या करें? यहाँ तो नाड़ी दोष बन रहा है। अब हम ये देखते हैं कि एक ही नक्षत्र होने पर दोनों के चरण अलग अलग हों। जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वर का नक्षत्र चरण कुछ और हो सकता है, कन्या का चरण कुछ और हो सकता है, तो ऐसे में हम इस दोष का परिहार मान लेते हैं। मतलब दोनों के नक्षत्र एक होने पर उनमें चरण अलग अलग होने चाहिए। अब दूसरा है कि दोनों की राशि, पहला है चरण अलग अलग हो, नक्षत्रों के चरण अलग अलग हों। दूसरा है, मान लीजिए इस तरह का दोष सामने आ रहा है, किसी की कुंडली अपन ने मिलाई, अष्टकूट मिलान किया अपन ने और ये दोष सामने आया, फिर क्या करें? तो यदि दोनों की कुंडली में अपन देखते हैं, यदि दोनों की राशि अलग अलग हैं परंतु दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं, जैसे मान लीजिए धनु राशि है, धनु राशि, एक की राशि धनु है और दूसरे की राशि मीन है, दोनों के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। यदि राशि स्वामी दोनों के एक ही होते हैं तो भी हम इस दोष का परिहार मान लेते हैं। वर की राशि धनु है, कन्या की राशि मीन है, दोनों की राशि स्वामी बृहस्पति हैं,
तो ऐसे में हम कहते हैं कि चलो इस दोष का परिहार हो गया है ना, विवाह कर देते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है आप सभी को कि यदि नाड़ी दोष हो रहा है, कुंडली में अष्टकूट मिलान में आ रहा है नाड़ी दोष, तो ऐसे में ऐसे विवाह को रोक देना या ना करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी आप अपने विवेक से इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जो है हमने अष्टकूट मिलान का जो अंतिम बिंदु है उसको देखा है। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि इससे अपन पता करते हैं कि भावी दंपत्ति आगे चलकर वंश वृद्धि में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य भी वही होता है। और मेरी आपको एक सलाह यह भी है कि आजकल जो चल रहा है कि अपन नाम से जो है कुंडली मिला लेते हैं, कि वर और कन्या के नाम से जो है अपन ने पंडित जी को बताया कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, और नाम के अनुसार जो है गुण मिला दिए जाते हैं, तो वो गलत हैं। वास्तव में विवाह के जैसे विषय पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुंडली मिलाकर, कुंडली देखकर ही ये सारे डिसीजन लेने चाहिए। और यदि मान लीजिए किसी के पास कुंडली नहीं है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे जो है अच्छे मुहूर्त में विवाह करें, मुहूर्त की अनदेखी ना करें। मुहूर्त भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब कुंडली नहीं होती है तो हम विशेष रूप से मुहूर्त का ध्यान देते हैं। नाच गाने के चक्कर में, बैंड बाजी के चक्कर में हम मुहूर्त की अनदेखी ना करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अष्टकूट मिलान आज पूरा हुआ है। अगले दिन फिर किसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।